अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस प्रोग्राम में आप सबका फिर से इस्तकबाल है। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम और तरबियत, उनके कैरियर रिलेटेड इश्यूज, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, इस तरह के हम टॉपिक्स लेकर आते हैं। आज का टॉपिक रहेगा 21वीं सदी, 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के लिए जो स्टडी स्किल्स चाहिए, जो उनके पढ़ने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हांगकांग से अतिया बंसल मैम। अतिया बंसल मैम जो है वो एक सिर्फ टीचर ही नहीं, टीचर ट्रेनर भी हैं, राइटर भी हैं, और उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है वो टीचर ट्रेनिंग में गया हुआ। अतिया मैम जो है वो हांगकांग की यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, इस तरह के काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशंस पे वो अपनी खिदमत अंजाम देती हैं, और अलिफ एकेडमी जो उनकी है उसके वो सीईओ भी हैं। उनका जो मकसद है वो बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर, यानी बच्चा खुद मुख्तार होकर पढ़ने के लायक बनना और उसको बनाना, ये उनका ख्वाब है और उसी पे वो गामजन है। आइए हम अतिया मैडम से कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। अतिया मैम, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। अतिया मैम, आजकल लोगों में एक बात मारूफ है, या इट्स वेल नोन कि भाई ठीक है साहब, जो है वो पहले पढ़ाइयाँ ऐसी होती थी, अब लोग जो है 21st सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। जी तो जी मैं एक स्लाइड यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा उस बारे में। जरूर जरूर। वो ये है कि ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो फैक्ट्री जी मॉडल ऑफ एजुकेशन जो सिस्टम होता है, जी तो ये इसमें आप देखते हैं कि भाई बच्चे जो है वो एक फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पर उनकी जो है वो इंटेलिजेंस हो, या उनका डिसिप्लिन हो, या उनकी क्रिएटिविटी हो, वो सारी ड्रेन हो जाती है। मतलब उसको हम एनकरेज नहीं करते हैं। फिर ये सारे चीज़ों से मुक्त या आज़ाद, यानी जो हमने बात की इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी की, इन चीज़ों से आज़ाद होकर जो है बच्चे बाहर डिग्री लेकर आते हैं। ये बेसिकली एक पेपर या डिग्री जो भी हमारा सर्टिफिकेट बनता है वो लेकर बाहर आते हैं। इसी जी तरह टीचर्स का भी यही मामला होता है कि जो रोट लर्निंग का जो सिस्टम पहले से सिखाया गया है, वो एक टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स जो भी होते हैं, या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या इदारे होते हैं, जी वहां पर वो जाते हैं, फिर वही पुराना सिस्टम लर्न करके फिर बाहर आते हैं। फिर वही वही टीचर जो इस तरह से बाहर आते हैं, बच्चों को भी वही रोड लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ ऐसे अच्छे टीचर्स भी होंगे, या अच्छे टीचर इंस्टीट्यूशंस भी होंगे जो लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक या लेटेस्ट पेडागोजीज जो होती हैं उसके मुताबिक ट्रेनिंग हासिल करते होंगे और ट्रेनिंग देते होंगे। मैं ये नहीं करूँगा सारे एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही हैं, लेकिन जी अक्सर देखने में यही लगता है कि हम जो है अभी सालों पुराना जो सिस्टम था, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हमारे बच्चे जो है वो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं, जो जी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में रिक्वायर्ड होने हैं, वो नहीं हासिल कर पाते हैं। इस वजह से जो है हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है, और जो है बेरोजगारी होने की वजह से जो है बच्चे बेकार आवारागर्दी करते हैं, जिसकी वजह से क्राइम्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये जो सारा सोशल इम्पैक्ट होता है, उसको बदलने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। और जो आपने पूछा वो बड़ा मुश्किल सवाल है, और उसके लिए बहुत सारे लोगों को एक साथ काम करना पड़ेगा। जी पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किल है तो हम छोड़ दें। जी इस फैक्ट्री मॉडल को, जहाँ टीचर्स, बच्चे पढ़ने जाते हैं, तालिब इल्म, और वो वहां से पढ़ के निकलते हैं और फिर वो टीचर बन जाते हैं, और फिर वो वही साइकिल रिपीट होता रहता है। तो इसको किसी तरह तोड़ना है।
इसको तोड़ने के लिए जो मेरी समझ में बात आती है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि अगर हम मतलब माँ बाप, समाज और कुछ टीचर्स मिलके अगर हम बच्चों को वो स्किल्स दें जिसके जरिए वो सीख सकें आगे जो भी कुछ सीखना चाहें, स्किल्स या नॉलेज दोनों, तो उन स्किल्स को सिखाएं बच्चों को, ताकि वो बच्चे इस मॉडल में भी अगर फंसे हो तो भी वो खुद मुख्तार हो जाएं। वो टीचर्स पे या दूसरों पे मुनहसर ना हो कि ये अगर हमें बताएंगे तभी हम सीख पाएंगे, नहीं, उनके अंदर खुद ये जज्बा होना चाहिए। हम डालना चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के लिए खुद जिम्मेदार बने, और इसके लिए मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है जिसको मैं कहती हूँ एसेंशियल स्टडी स्किल्स। दूसरा नाम इसको स्टडी स्किल्स को बहुत लोग एकेडमिक स्किल भी बोलते हैं, और अगर आप गौर से देखें तो ये सारी लाइफ स्किल्स हैं, जिंदगी में चाहिए होती हैं, जो हम कह रहे हैं कि आप स्टडी स्किल की तरह सीखें। जैसे कि मान लीजिए मेरे प्रोग्राम में आप देखेंगे कि उसमें टाइम मैनेजमेंट है, टाइम कैसे मैनेज करना। पर टाइम मैनेजमेंट सिर्फ स्टडी स्किल या एकेडमिक स्किल का हिस्सा नहीं है, ये हम सबको चाहिए होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, टाइम कैसे मैनेज करना। तो बेसिक इस फैक्ट्री मॉडल को तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को खुद मुख्तार बनाएं, कि वो खुद अपना डायरेक्शन डिसाइड करें कि वो क्या बनना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें कितनी मेहनत चाहिए होगी, उसके लिए उन्हें किससे मदद चाहिए होगी, उसके लिए उन्हें खुद कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी। और इसके लिए स्किल्स सिखाना, स्टडी स्किल्स सिखाना बहुत जरूरी है। अतिया मैम, मैं और एक स्लाइड से फिर आपको ज़हमत देना चाहूँगा इस बारे में कि जरूर। ये देखिए, पहले एक ज़माना था कि नॉर्मल जो है वो लैंडलाइंस हुआ करते थे, फिर छोटे वो बड़े बड़े मोबाइल्स आने लगे, सिर्फ उसमें नंबर ही दिखते थे। जी फिर ज़माना और बदलता गया, नए नए मॉडल के फ़ोन्स आते गए, फिर स्मार्टफोन्स आते गए, फिर लैपटॉप, आईपैड, ये टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब उसका हम कितना सही इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या फ़ायदा उठाते हैं, वो हम पे निर्भर करता है। जी अब आप देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम भी जो है, खास करके जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, काफ़ी लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने लगा है। अब हमें देखिए ना कि भाई मैं एक दुनिया के कोने में बैठा हूँ, आप एक दुनिया के कोने में बैठे हैं, लेकिन जी हम जी आपस में ऐसे बात करेंगे जैसे आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। जी तो ये एक टेक्नोलॉजी का एक फायदा है। हाँ, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से हम क्या फ़ायदा उठाते हैं, कितना फ़ायदा उठाते हैं, किस बेहतर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। जी तो जो हमारा टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है या फिर जो प्रोसेस है, जी जी उसको ज़माने के साथ कैसे बदलना चाहिए और कितनी उसकी अहमियत है, ज़रा उस बारे में बताइए। ओके। तो टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान के फायदे के लिए यूज होनी चाहिए, इंसान के नुकसान के लिए नहीं। तो अगर हम अपनी क्लास में देखें, आप ये देखिए कि इंटरनेट के आने से पहले क्लासरूम बिल्कुल अलग लगता था। अगर हम कुछ दिखाना भी चाहते थे बच्चों को तो चार्ट्स ले जाते थे, वो ओवरहेड व्हाट वी यूज्ड टू कॉल देम प्रोजेक्टर्स होते थे, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, जी ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते थे। और उसके लिए क्योंकि स्कूल में 4 होंगे 10 होंगे तो उससे पहले रिक्विजिशन देनी पड़ती थी। जी जी। अब बिल्कुल अलग हो गया है मामला। अब हर क्लास में कंप्यूटर है, हर क्लास में इंटरनेट है, और बच्चों के पास भी स्मार्टफोन है। आप एक्चुअली टेक्नोलॉजी से बहुत फायदा उठा सकते हैं बच्चे, अगर हमारा नेटवर्क सही हो। जी तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ टीचर्स का थोड़ा सा माइंडसेट भी इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको
बच्चों को बहुत सारी फ्रीडम देनी होगी। वो जमाना जब टीचर एक्सप्लेन करती थी हर चीज और बच्चे बैठ के सुनते रहते थे या लिख लेते थे कॉपी में, वो नहीं चल पाएगा। नोट्स अभी भी लेंगे बच्चे, लेकिन अलग तरह से लेंगे। तो अगर बहुत सारा पेडागोजी में चेंज चाहिए कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं उसको, बच्चों को थोड़ा सा आप आजादी देंगे कि वो अपने आप कुछ ढूंढ के लाएं मटेरियल। जैसे आपको एग्जांपल दूं, हम लोग यूज करते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, क्लासरूम ही फ्लिप कर दिया। तो नॉर्मल तरीका ये है कि आप टीचर एक्सप्लेन करती है सारा, जो हम रोट लर्निंग की बात कर रहे थे पहले, टीचर्स एक्सप्लेन भी जो करती हैं वो टेक्स्ट बुक को एक्सप्लेन करती है। तो बच्चे फिर उसके बाद वो होमवर्क देती हैं, बच्चे घर जाते हैं, वो होमवर्क करने की कोशिश करते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। द फ्लिप क्लासरूम में क्या है कि आप बच्चों को पहले बोलिए कि आप कल के लिए ये पढ़ के आएंगे। ये पहले पॉसिबल नहीं था। अब इतना मटेरियल मौजूद है ऑडियो विजुअल फॉर्म में, इंटरनेट पे फ्री, जो बच्चे खुद पहले देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जब वो क्लास में आते हैं तो जो वो होमवर्क के लिए देते थे अब हम उस पे आ जाएंगे। तब बजाय इसके कि हम होमवर्क करेंगे, हम उससे एक स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम डिस्कस करने देंगे, टॉपिक देंगे जहां वो डिबेट करेंगे, जहां वो अपने पर्सनल व्यूज उस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। और एक्चुअली में बच्चों की ग्रोथ वहां होगी जब वो सोचेंगे, बिना दिमाग यूज किए सिर्फ मुंह से बोल बोल के रट्टा मारने से नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे। तो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। एक्चुअली अगर आप चाहेंगे तो हम इस पे भी एक कर सकते हैं वेबिनार ऐसे, टेक्नोलॉजी जो यूज की जा सकती है क्लासरूम में भी, और इवन पेरेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे काहूट है, आप क्विज दे सकते हैं, शो भी है, और इस तरह के 2-4 और हैं, वो फ्री हैं और यूज किए जा सकते हैं। लाइक राइटिंग के लिए आप 4-5 स्टूडेंट्स को एक साथ दे सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें 8 है बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड्स देते हैं वो फ्री में। तो आप 8 स्टूडेंट्स को एक साथ लिखने के लिए बोले, सबको अलग अलग जगह मिलेगी स्क्रीन पे, और जब वो लिख रहे होंगे तो टीचर देख रही है। क्लास में 8 को एक साथ देखना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करें, जैसा आपने कहा, फायदे के लिए, तो वी कैन डू अ लॉट। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, मैं यहाँ नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये जो पैंडेमिक का पीरियड चल रहा है, पता नहीं क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी है, कब तक चलेगा पता नहीं है। तो थोड़ा ये ऑनलाइन जो लर्निंग का मामला है वो एक अरसे तक चलेगा हमारे साथ। तो इसीलिए जो है वो हमारा जो माइंडसेट, जैसा मैम कर रहे थे कि भाई वो उसको मान के चलना है कि भाई ये अगर स्कूल भी खुलेंगे तो कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेशन आएगा कि भाई अलॉन्ग फिजिकल स्कूल ऑनलाइन भी लर्निंग साथ में रहेगा, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि ये ऑल ऑफ ए सडन किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ऐसे पैंडेमिक होगा, सारा कुछ बंद होगा। ये सारे जो है जैसे ही ये क्राइसिस आया तो सबने सोच के ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जो भी है वो डिवाइस करने शुरू कर दिए थे। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, खास करके पेरेंट्स के लिए, कि जब टीचर कोई ऑनलाइन क्लास लेती है या लेता है तो उन्हें बेसिकली डबल एफर्ट डालना पड़ता है। एक तो क्लास कंटेंट प्रिपेयर होना है, उनको अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट कर लेना है, फिर डेटा अवेलेबिलिटी है, नेटवर्क इश्यूज हैं, फिर अपने आप को प्रेजेंटेबल बना, बिकॉज वो वीडियो जो है वो इज एक्सेसिबल टू ऑल द पेरेंट्स। पहले क्या था, क्लास की 4 दीवारें में होते थे, ठीक है, तो बहुत सी चीजें वो छप जाती थी। अब चूंकि ऑनलाइन होने की वजह से दे आर एक्सपोज टू एवरीवन, ठीक है, तो वो प्रेशर भी जो है वो टीचर्स पे आता है। तो खास करके पेरेंट्स जो है मेरे ख्याल में ये उनकी जो टीचरों की जो ये मुश्किलें हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं उसको जहन में रखते हुए उनके साथ they should behave in an appropriate manner कि भाई should not criticize, मतलब ये है कि बहुत जल्द जजमेंटल ना हो जाए किसी के बारे में, उन्हें थोड़ा टाइम दें एडजस्ट होने के लिए। आई एम श्योर हमारे टीचर्स जो है थोड़ा बहुत अगर उनको एनकरेज किया जाता है, हिम्मत अफजाई की जाती है, तो वो बहुत जल्द सीख के जो है दूसरों के साथ वो शाना बशाना चलने के काबिल हो जाएंगे।
अतिया मैम, आपने जो किताब लिखी है एसेंशियल स्टडी स्किल्स, मैं इसका जी मुताला कर रहा था, तो एक चीज़ मुझे जो पसंद आई और मैं चाहा कि भाई हमारे नाज़रीन को बताऊं, उसका एक पेज मैंने आपके यहाँ डिस्प्ले किया है। जी ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं या हमें एक्वायर करना ज़रूरी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि भाई ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए कि भाई हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं, लेकिन एज ए सोल्यूशन हल हम क्या दे रहे हैं, ठीक है, कि हमें एक 21st सेंचुरी स्किल्स हमें कैसे एक्वायर करना है और कितना ज़रूरी है और क्या क्या उसमें अलग अलग वैरायटीज हैं या जो भी हैं, तो वो उसके बारे में ज़रा आप बताएंगे तो शायद हमें ज़्यादा वजाहत मिले। शुक्रिया शुक्रिया। 21st सेंचुरी स्किल्स, जैसा आपने कहा कि इतना चेंज आ गया, पिछली 20 सदियां जो गुजरी हैं उनसे 21वीं सदी बहुत अलग है। जैसा आपने कहा कि मोबाइल फोन आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, बच्चों के पास भी फोन है। ये तो एक फील्ड में आपने बयान किया क्या हो रहा है, हर फील्ड में बदल रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अब जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं इस वक्त, जब तक वो आएंगे, बड़े होंगे और नौकरियां ढूंढेंगे, तो एम्प्लॉयर्स जो नौकरी देने वाले हैं, बिजनेस वाले हैं या फैक्ट्री वाले हैं या ऑफिस वाले हैं, वो उन स्किल्स के लिए ढूंढेंगे जो स्किल्स उन्हें आगे नई स्किल्स सीखने के काबिल बनाए। तो 21st सेंचुरी स्किल्स के बहुत सारे हैं लिस्ट, पर ये वाली जो आपने ढूंढी है ये बड़ी अच्छी है। मुझे इसलिए अच्छी लगी कि इसमें ये 21st सेंचुरी की 3 तरह की स्किल्स उन्होंने दी हैं। पहली है ह्यूमनिस्टिक नॉलेज या वैल्यू, और अगर आप देखें तो बहुत सारा इसमें से जो फैक्ट्री मॉडल है उसमें हम नहीं सिखा रहे बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल लाइफ या जॉब स्किल्स सिखा देते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें, किसी एम्प्लॉयर से बात करें, सारे एम्प्लॉयर यही कहते हैं इस वक्त कि जब हम नए रिक्रूट करते हैं अपने ऑफिस के लिए वर्कर्स, तो इनके पास स्किल्स नहीं है, हमें सिखानी पड़ती हैं। फैक्ट्रीज के लिए आप सिखा रहे होंगे, यस। लाइफ स्किल्स, हम क्या लाइफ स्किल्स दे रहे हैं? बच्चे पूरा टाइम स्कूल में ही बैठे हैं, वो बाहर से जिंदगी के बारे में कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो 21st सेंचुरी में लाइफ स्किल्स भी जोड़ी गई हैं, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एथिकल और इमोशनल अवेयरनेस। नाउ एथिकल वैल्यूज, एक्चुअली मॉरल एजुकेशन आई डोंट नो कोई देता भी है अब स्कूल में या नहीं, वो हमारी किताबों में नहीं है। अगर हम उन्हें सिखाते हैं तो हम उन्हें लॉज के बारे में बताते हैं कि अगर आप सोशल स्टडीज में ये देखते हैं कि क्या लॉ है इस बारे में, अगर आप इलीगल काम करेंगे तो ये हो सकता है आपके साथ, लेकिन हम एथिकल वैल्यूज नहीं दे रहे। तो 21st सेंचुरी में ये भी जोड़ दी गई हैं। कल्चरल कॉम्पिटेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अब तक आप जहां रहते थे आपका दायरा वहीं तक होता था। अब जब हम इतनी दूर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ से इंडिया 5000 किलोमीटर दूर है, तो आप ये देखिए कि अगर मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, समझिए हिंदुस्तान में, तो मुझे कल्चरली ये जानना होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती। और क्योंकि मैं भोपाल से हूँ, ज्यादातर मैं तमिलनाडु के स्कूल्स में पढ़ा रही हूँ, कॉलेजेस में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि मुझे बहुत नहीं पता है उनके बारे में, साउथ का कल्चर वगैरह। जी जी, क्योंकि मैं भोपाल से हूँ। तो हालांकि ये और बात है कि मेरी नानी और परनानी वो सब चेन्नई से थे, मद्रास से थे, लेकिन मैं वहां नहीं रही, मेरी मम्मी भी नहीं गैप आ गया तो फिर वो जरा कल्चरल डिफरेंसेस तो आएंगे ही। जी जी। तो ये कल्चरल कॉम्पिटेंस अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि आप एक क्लिक करके कनेक्ट कर लेते हैं किसी से भी। तो अगर जैसे अब छोटी छोटी बातें हैं ना, कि कुछ मैं बताऊं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में है कि हम किसी को उल्टे हाथ से चीज नहीं देते, किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम सीधे हाथ से देते हैं, उल्टे हाथ से देते हैं तो बदतमीजी मानी जाती है। यहाँ पे उल्टे और सीधे का सवाल नहीं है,
सही सही, हांगकांग में कल्चर है जी। आप जो दे रहे हैं आप दोनों हाथ से दीजिए, अगर आपने एक हाथ से दिया तो वो बदतमीजी मानी जाती है, चाहे वो सीधा आती हो। जी तो ये छोटे छोटे कल्चरल डिफरेंसेस है, पर ये आपस में लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो कल्चरल कॉम्पिटेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इस तरह की है कि हम हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। फाउंडेशनल नॉलेज, जी आप कुछ कह रहे थे? कंटिन्यू प्लीज। तो फाउंडेशनल नॉलेज या टू नो, ये तो पहले भी कर रहे थे हम। डिजिटल लिटरेसी हो रही है, आईसीटी लिटरेसी हो रही है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। कोर कंटेंट नॉलेज का सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, ये तो हम पढ़ा ही रहे थे। इसमें जो हमें चाहिए है थोड़ा सा स्टूडेंट्स में भी और टीचर्स में भी, इंक्लूडिंग स्कूल प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट और हमारे समाज में थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि सिर्फ रट्टा मार के अगर बच्चा पढ़ ले रहा है और एग्जाम पास कर ले रहा है। बहुत सारे बच्चे मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं जो एग्जाम तो पास कर पाते हैं पर बिल्कुल नहीं सीखते। तो एग्जाम पास करना अलग चीज है, सीखना अलग चीज है, और जिंदगी में कामयाब होना और अलग चीज है। जी बिल्कुल अलग है, एग्जाम पास करना बिल्कुल अलग है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों 21st सेंचुरी में, पहले इतने चैलेंजेस हैं स्किल्स को लेके, नई नॉलेज और नई स्किल्स सीखने के लिए, जॉबलेसनेस बढ़ गई है, कोविड के बाद से तो बहुत ही बढ़ गई है जॉबलेसनेस, और सब जगह बढ़ी है। तो हम उस माहौल में अगर अपने बच्चों को चाहते हैं कि कॉम्पीट करें तो उन्हें इन चीजों में बड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि उनकी कंटेंट नॉलेज भी बहुत शानदार हो, और वो सिर्फ मेमोराइज करने से या एग्जाम पास करने से नहीं आएगी, उन्हें सीखना भी जरूरी पड़ेगा। और कंटेंट नॉलेज में जिस पे अभी बहुत ज्यादा फोकस नहीं है हिंदुस्तान में, वो है क्रॉस डिसिप्लिनरी नॉलेज। हालांकि अगर जैसे आप देखिए एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा रहे हैं इंडिया में, वो पूरा क्रॉस डिसिप्लिनरी है। आप एटमॉस्फेयर के बारे में भी बात करेंगे, आप लोगों की आदतों के बारे में बात करेंगे, झाड़ काटने के बारे में बात करेंगे, आप पेट्रोल क्यों इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके क्या नुकसान है, पर हम उसको किस तरह से, और हमें पेरेंट्स की भी यहाँ मदद चाहिए पढ़ाने के लिए कि आप फालतू इतना इतना सारा फेंकने वाला सामान ना जमा करें, प्लास्टिक स्पेशली। तो इस पे थोड़ा सा एम्फेसिस हो, अगर स्कूल्स कर रहे हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज पेरेंट्स खुद कर सकते हैं इसमें से बहुत सारा कनेक्शन। जो इस वक्त बच्चे स्कूल से निकलते हैं वो 2-3 सब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शन नहीं बना पाते। जो वो फिजिक्स में सीखते हैं वो फिजिक्स में रहता है, जो वो बायोलॉजी में सीखते हैं वो बायोलॉजी में रहता है, जो लैंग्वेज में सीखते हैं वो लैंग्वेज में रहता है। अब हमें एजुकेशन को होलिस्टिक बनाना है कि बच्चा जो सीख रहा है वो कनेक्शंस देखता चले। और दिस मेटा नॉलेज, तीसरा पार्ट जो इसका है, टू एक्ट, ये बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि वो जैसे सूरतुल असर में है ना कि आप सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ बिलीव करें, फेथ, आपको उस पे एक्ट भी करना है। यस, तो आप एक्ट कैसे करेंगे? आपको चाहिए क्रिएटिविटी, जैसे आप और हम अभी कर रहे हैं इस वक्त एक्चुअली, कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है, हम इस इंटरव्यू के जरिए करेंगे। क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल इस वक्त मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, सारी दुनिया के बच्चों को देखा है मैंने, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं के बराबर है इस वक्त। और वो इसलिए है कि जब वो आपने जो फैक्ट्री मॉडल दिखाया ना कि बच्चे सोचेंगे नहीं तो क्रिटिकल सोच कैसे कहां से आएगी, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। मेजर प्रॉब्लम हम बच्चों को क्या सोचना वो सिखा रहे हैं, इनफैक्ट कैसे, मतलब कैसे सोचना है वो बताना चाहिए ताकि बच्चे खुद सोचेंगे कि क्या सोचना है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों को क्या सोचना है, एक्चुअली उन्हें बेवकूफ बनाना है। वो आप उनको हाउ टू से इट, आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गलत तरीके से।
जी, आप उन्हें कैसे सोचना है ये सिखाइए। जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये है कि अगर बच्चों को आप इतना टाइम ही नहीं दे पाते कि वो जी, घर में माँ बाप की मदद करें, जैसे किचन है, किचन में बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जी, लेकिन अब माँ बाप भी जैसे बच्चा घर आता है उसको ये कहते हैं अब तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ो मीन्स आप मेमोराइज करते जाओ, मेमोराइज करते जाओ। किताब तो को स्टेज प्रॉब्लम में जैसे सॉल्विंग, बैठा है, घंटों बैठा है, उसका दिमाग कुछ जा रहा जी नहीं। जी जी, और सेहत पे कितना असर पड़ रहा है। जी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्कुल खत्म होने लगी। जी, तो ये माँ बाप एक्चुअली बहुत कुछ कर सकते हैं इस इशू में। जी, सैटरडे संडे है, आप बच्चों को ये बोलिए कि ठीक है आज संडे है, आज तुम्हारी छुट्टी है, आज तुम बनाओगे सुबह का नाश्ता। सही, उनको साथ लें, घर के कामों, छोटे छोटे कामों में लगाएं। गलत होता है तो कोई बात नहीं, कोई भी बिना गलती किए नहीं सीखता। सही, और कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन कल्चरल कॉम्पिटेंस से जुड़ता है कि आप हर किसी से एक तरह से बात नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। जी, जैसे पहले था कि आप एक जगह रहते थे तो उसी जगह लोगों से बात करते थे, हमें पता था यहाँ के आदाब क्या है, सही, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या हम कर सकते हैं इस माहौल में, क्या नहीं कर सकते। अब आप जब हजारों किलोमीटर दूर बात कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना होगा कि मैं किस ढंग से बात करूं, सही, सही, और फिर लैंग्वेज भी आ जाती है उसमें जी, कि किस लैंग्वेज में बात करूं। जी। आई थिंक मैम बहुत ही आपने अच्छे अंदाज से उसको समराइज करने की कोशिश की। हालांकि इट इज एक टॉपिक जो है वो एक वेबिनार बन जाता है। आपने उसको बहुत ही कंसाइज करके अच्छे अंदाज में हमें समझाया। मैम मैं एक पिक्चर यहाँ आपकी किताब से लेना चाहूँगा जो एज ए सोल्यूशन प्रोजेक्ट करती है। बेसिकली मैं उस पर इसलिए आ रहा हूँ कि चूंकि जी आजकल स्कूल्स बंद हैं और कई जगह लॉकडाउन चला हुआ है और बच्चों का टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम चल रहा है। एक तो ये है कि बच्चे स्टडी स्किल्स का मतलब है कि एग्जाम से पहले यानी तकरीबन 2-3 महीने पहले एग्जाम से तैयारी शुरू होती है हमारे, अनफॉर्चुनेटली। मतलब अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है। रिसेंटली हमारे यहाँ रिजल्ट्स भी आए हैं 10th एंड 12th के, और बच्चे जो है अच्छा स्कोर भी किए हैं। काफी लोग जो है एंड वो मुबारकबाद के लायक भी हैं। अच्छा काफ़ी स्कोर उन्होंने किया है। कुछ बच्चों का हो सकता है उतना स्कोर उतना अच्छा नहीं रहा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर निराश होने या मायूस होने के बजाय उन्हें एक एनालिसिस करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अगर जी उन्हें मतलब कुछ मार्क्स उनके हर एक बच्चे का एक ख्वाब होता है ना कि भाई आई विल स्कोर दिस मच इन दिस मच, उसी हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन करता है। अगर उनको लगता है कि भाई उनके हिसाब से उन्हें मार्क्स नहीं मिले हैं तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो हो सकता है हमारे टाइम मैनेजमेंट में होगी, या फिर जो स्मार्ट रीडिंग होना है वो नहीं होगी, या फिर जो है हमारा पढ़ाई करने का वक्त जो है वो शायद मुनासिब वक्त हमने सिलेक्ट नहीं किया होगा, या फिर जो कंसंट्रेशन चाहिए पढ़ने के लिए वो हमने सही नहीं किया होगा, या फिर जो है क्लास में नोट टेकिंग होता है वो शायद हमने ठीक से नहीं किया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई क्लास में टीचर जब लेक्चर दे रही होंगी या सबक सिखा रही होंगी उस वक्त हमारा ध्यान वहाँ वो नहीं था जितना होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, वो अगर एनालाइज करें तो उन्हें फ्यूचर में वही गलती रिपीट करने का मौका नहीं रहेगा और वो अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ आपकी किताब से एक स्लाइड लेना चाहूँगा ताकि उस बारे में आपसे हमें कुछ और जानने के लिए। मैम ये जी स्लाइड है जो एज ए सोल्यूशन आप प्रपोज कर रही हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो हमें होने चाहिए, ठीक है। जी एक आध तो आपने उसमें प्रीवियस स्लाइड में बताया है। इससे ज़रा हमें यहाँ वैसे तकरीबन 20 से ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, वो तो शायद एक सेशन में करना मुश्किल है। मैं जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम एक आध इसमें कोई एक स्किल पे आप थोड़ा हमें बताएंगे तो इंशाल्लाह फिर जब भी हम आपसे जुड़ेंगे फ्यूचर में तो उसको हम वन बाय वन डील करते जाएंगे। मेरे ख्याल में आज टाइम मैनेजमेंट पे हो सकेगा मैम सर? जरूर जरूर। जरा आप प्लीज उसके बारे में। अच्छा, जब टाइम मैनेजमेंट में अभी आपको सिर्फ उसका तारुफ दूंगी।
जी जब भी आपको अगला मौका लगेगा तो वो मेरा पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम है। जी बल्कि अगर आप स्टूडेंट्स को ले रहे हैं तो हो सकता है 1.5 घंटे लगे, जी जी कि इसमें बिना स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किए बड़ा मुश्किल है टाइम मैनेजमेंट सिखाना। तो जी इसमें मैं आपको दूं, मैं करती क्या हूँ। जी टाइम मैनेजमेंट ज्यादातर बच्चे जो है टाइम कहाँ जाया करते हैं उसका उनको एहसास नहीं होता। जी तो इसके लिए पहली चीज ये है कि बच्चों से बात की जाए, बच्चों को ये एहसास दिलाया जाए कि आप कहाँ टाइम जाया कर रहे हैं। जी तो इसके लिए मैं उन्हें कहती हूँ कि आप एक दिन में क्या 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 करते हैं आप लिखिए। तो लिस्ट बना रखी है मैंने। तो वो बच्चे उसमें रखते हैं कि ये मैं 2 घंटे में ये करता हूँ, 3 घंटे ये करता हूँ। तो फाइनली देखते हैं कितने घंटे सोते हैं आप। बहुत से बच्चे सोते बहुत थोड़ा है, जी वो सुबह में सोते हैं स्कूल जाते वक्त, जी लेकिन रात को बहुत लेट सोते हैं। जी तो वो लिखेंगे पूरा 8 घंटे कि हम 8 घंटे सोते हैं। तो जब वो टोटल करते हैं कि एक दिन में उन्होंने ये काम कितने घंटे में किया, ये कितने घंटे में किया, तो उनका टोटल हमेशा 24 से ऊपर जाता है। 24 से ऊपर जाता है। तो फिर वो बैठ के सोचते हैं कि चलो ठीक है अब लगाएं किस तरह से। तो जब वो सब लिख चुकते हैं तो हम उसके बाद दूसरी स्टेप पे जाते हैं कि जी इसमें से किस जगह आप टाइम जाया कर रहे हैं, जी किस जगह आप टाइम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी तो वो उन्हें ये पता चलता है कि हाँ मैं यहाँ जाया कर रहा हूँ, यहाँ नहीं। जी उसके बाद जहाँ टाइम जाया नहीं कर रहे हैं वहां पे इसमें शक नहीं कि बच्चों के पास बहुत काम होता है। टीचर्स बहुत काम देती हैं होमवर्क के लिए। जी हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि उसमें सारा का सारा यूजफुल होता है। जी तो बच्चों को ये आना चाहिए कि मुझे आज कल स्कूल जाने से पहले तक मुझे 1 2 3 ये काम खत्म करने हैं। जी ये जो 4 5 6 हैं काम, ये मैं कल तक के लिए छोड़ सकता हूँ। जी और 7 8 9 जो है ये मैं संडे तक छोड़ सकता हूँ। बच्चे प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, जी वो सारा कुछ एक साथ करना चाहते हैं और उसमें और टाइम जाया होता है। जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हर एक को वही 24 घंटे मिलते हैं। उन 24 घंटों में हम क्या करते हैं वो डिपेंड करता है कि भाई आप कामयाब होंगे या नाकाम। ठीक है। एग्जैक्टली। जो भी लोग आपको मतलब आसपास में कामयाब नजर आते हैं, जी उनको जी वही 24 घंटे मिले थे, लेकिन उन्होंने उसको बहुत प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया है, उसका सही जी इस्तेमाल किया है, तब कहीं जाके वो कामयाब हुए हैं। हो सकता है उन्होंने अपना जो मोबाइल फोन पे अपना जो गैर जरूरी टाइम जो है वो स्पेंड करने में कमी की होगी। हो सकता है गैर जरूरी आवारागर्दी करने में उन्होंने अपना टाइम कम किया होगा। जी हो जी सकता जी है वो जो है खामखा की गॉसिपिंग जो होती है उसमें टाइम कम किया होगा। तो इस तरह की कहीं ना कहीं आपको एक स्लॉट जो है वो स्क्वीज करना पड़ेगा, ताकि आपको ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम मिल सके, जिससे आप कुछ बेहतर अंदाज में कर सकें। इसी तरह से जो स्टडी होती है वो इंस्टेड ऑफ जस्ट क्या बोलेंगे उसको कि भाई किताबों पे घूरते रहने के बजाय उससे इफेक्टिवली कुछ हासिल करने की अगर जुस्तजू हो कि भाई ठीक है मैंने 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, उससे मिला क्या मेरे को। अगर वो आदमी, अगर बच्चा अगर समराइज करने के काबिल हो जाए कि भाई ठीक है मैंने 1 घंटे में ये पढ़ा तो उससे मैंने ये सबक हासिल किया, तो वो ही शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो अगर आ जाता है तो मेरे ख्याल में उसका कुछ फायदा होता है। वरना वो जस्ट मैं अगर देखता हूँ कि बच्चा जो है वो घंटों बैठा है स्टेयरिंग एट द बुक, जस्ट बिकॉज कि भाई पेरेंट का डर है या टीचर का डर है, और मैं घंटों किताब के साथ, इज नॉट आई थिंक वो सही तरीका नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे मैम? नहीं, आपने अभी इससे पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था बड़ा सही, स्मार्ट स्टडी। क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं, जब हम साइंस पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं कि भाई अच्छी मशीन कौन सी होती है। अच्छी मशीन वो होती है जिसमें हमारा इनपुट कम हो, आउटपुट ज्यादा हो। अगर आपका आउटपुट इनपुट बहुत बड़ा है और आउटपुट बहुत छोटा है तो मशीन से के बदले आप हाथ से कर लीजिएगा। तो उसी तरह
स्टडीज में भी हमको बच्चों को वो स्किल्स सिखानी होंगी, जैसे आपने कहा नोट टेकिंग और ये, जिसमें उनका इनपुट तो कम हो, लेकिन जो वो सीखेंगे वो आउटपुट बहुत बड़ा होना चाहिए। जी, जी। आपने जो स्किल्स की बात की मैम, मैं आपसे ज़रा जी जी उसमें वज़ाहत चाहूँगा ताकि जी नाज़रीन को फ़ायदा हो इससे, कि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कॉम्पिटिटिवनेस का, तो ज़्यादातर जो है, चाहे पेरेंट हो या टीचर हो या इंस्टीट्यूशंस हो, उनकी फ़ोकस ये है कि भई आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ एंड देन यू आर गुड। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 500-600 में से जो है या तो 500-600 ला रहे हैं, या 599 ला रहे हैं, 499 ला रहे हैं। यानी ये जो मार्क्स लेने का ज़्यादा से ज़्यादा जो चक्कर है, खैर वो सिस्टम की वजह से है, लेकिन अ, इसके चक्कर में हम बच्चे की जो पर्सनालिटी होती है, बच्चा या बच्ची की, जी 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 सही उसको कहा। हम नज़रअंदाज ना करें। मेरे ख्याल में जहाँ मार्क्स ज़रूरी हैं, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि भई वो लेन-देन के काबिल है ही नहीं है। अकेले से अपने आप को ग्रूमिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है। छोटा-मोटा जो किचन में काम होता है, वो कर सकता है, नहीं कर सकती है। ठीक है? अपनी जो पर्सनल ग्रूमिंग, जैसे मिसाल के तौर पर अपने ओन कपड़े धोना है, आयरन करना है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, या फिर कोई बिल्स पे करनी है, ठीक है? तो ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए, जिसको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो भी साथ-साथ में अगर हों, तो फिर वो कोई मार्क्स के माने हैं। वरना आप रैंक होल्डर हैं एंड यू डोंट नो वेयर टू सेंड अ ईमेल और वेयर टू पे द बिल्स, अगर ये नहीं है, तो मेरे ख्याल में वी आर लूजिंग अ जनरेशन। इसके बारे में आप क्या कहेंगे मैम? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर अभी होता है 20-25 साल के हो जाते हैं लोग, नौकरियां मिल जाती हैं, कमा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं मुझे घर बदलना है तो मैं सामान कैसे पैक करूंगा। जी, ये लाइफ स्किल्स बहुत जरूरी हैं। जी, और ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या जो आपको आपकी इंसानियत पूरी तरह से उभरने ना दे, जी, जो सलाहियतें हैं। और जहां तक मार्क्स की बात है, तो उसमें एक और चीज है। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप इसमें देखिए, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इतना कंपैरेटिवली आसान है। अगर आप ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस हम लिखते थे, जिनके आंसर, जिसमें इम्पॉसिबल था कि टीचर आपको 10 में से 10 दे दे, क्योंकि उसमें जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कहीं कुछ बात आएगी। मल्टीपल चॉइस में आप ले सकते हैं 10 में से 10। जी, 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 अच्छा, आंसर भी वहां है, तो आप ये सोचिए, इसमें आपका दिमाग उतना नहीं लग रहा है, तो थिंकिंग में भी फर्क आ गया। तो मार्क्स ठीक है, अपनी जगह ठीक है, जी, लेकिन उसको इतनी अहमियत ना दी जाए कि बच्चे मार्क्स लेने के चक्कर में सीखना भूल जाए, जी। बिकॉज सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैम, वक्त चला जा रहा है, आपका भी, और हम नहीं चाहते कि नाजरीन जो है वो उनका भी वक्त ज़्यादा लगे, लेकिन ये है कि जो स्किल्स हमने जो पिछली स्लाइड्स में हमें देखे, वो ये जी है जी कि तकरीबन 20 के आसपास हैं। ऑब्वियसली वो हम एक सेशन में तो नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम एक भी सिलेक्ट किए थे, वो भी शायद हम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वक्त की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह अगले सेशंस में हम जो है वो एक-एक टॉपिक लेके उस पे कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए, नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से अतिया मैम का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हाँ, हमें अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से हमें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, और आमीन। इंशाल्लाह अगले सेशंस में भी इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ेंगे मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सलाम अलैकुम।